एक सवाल है, अगर आपने सबसे पहले जिसने वो कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर दिया तो उसे मैं दूंगा 100 रुपए। जय श्री राम सभी को, मैं आर्यन फिर से स्वागत करता हूं आपका जेएसआर क्लासेस में। हम कर रहे हैं क्लास 9 का 8th चैप्टर जर्नी इनसाइड द एटम। इस चैप्टर में हम एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले आता है मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर वो सारी चीजें हैं जिसके पास मास भी है और वॉल्यूम भी। जैसे ये मार्कर है, मार्कर के पास कुछ वजन है यानी मास है, और इसने कुछ जगह भी घेर रखी है यानी वॉल्यूम भी है, तो इसे हम क्या बोल देंगे? मैटर बोल देंगे। हवा, हवा के पास भी मास है और वॉल्यूम भी है, बेशक कम है लेकिन है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता कम हो या ज्यादा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे, जिसके पास मास और वॉल्यूम होगा। कम हो ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे व्हाइट बोर्ड हो गया, पानी हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गया, पंखा, कूलर, फोन, ये सारी चीज क्या है? मैटर है, क्योंकि इनके पास मास भी है और वॉल्यूम भी। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, और उन्हें हम कहते हैं एटम्स। यानी मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एटम्स। चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो सारे किससे बने हैं? एटम से बने हैं। आ गई बात समझ में? अब यहां तो मैंने तुरंत बता दिया आपको कि मैटर किससे बने हैं? एटम से, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या किया? इनके ऊपर रिसर्च करी, एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके ये डेफिनेशन निकल के आई। ठीक है, तो जर्नी बहुत पहले से ही स्टार्ट हो गई थी, यानी कि हमारे प्राचीन टाइम पे ही ये बता दिया था कि मैटर किससे बनते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से, उन्हें हम एटम बोलते हैं। जैसे इंडिया में आचार्य कनद थे, उन्होंने ये बोला अगर मैटर को यानी किसी भी पदार्थ को छोटा कर दें और करते जाए तो एक लेवल ऐसा आएगा कि उसे हम उससे ज्यादा छोटा नहीं कर सकते, तो उसको हम बोलेंगे परमाणु। ये हमारे आचार्य कनद ने बोल दिया। और जो परमाणु है, दो परमाणु अगर आपस में मिलके एक सब्सटेंस बनाते हैं तो उसे हम बोल देते हैं डियाड। ठीक है, और अगर तीन मिलके बनते हैं तो उसे बोलते थे त्रियाड। ठीक है, ये बोल दिया हमारे आचार्य कनद ने। अब ग्रीक फिलोसोफर थे ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस, तो उन्होंने भी क्या बोला कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एटम्स, यानी वो फर्दर डिविजिबल नहीं हो सकते, ये उन्होंने बोला। अब ये जो आचार्य कनद है और ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस है, इन्होंने कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं किया या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दी। इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपनी थिंकिंग से ये बोल दिया कि मैटर किससे बनते हैं? एटम से या फिर परमाणु से। उन्होंने कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दी, पर ये है तो सही, यानी कि उनकी क्या है? ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक थी कि उन्होंने ऑब्जर्व किया चीजों को और उन्होंने इस बेस पे क्या किया? एटम्स की डेफिनेशन दी। ठीक है, आगे जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च करी, एक्सपेरिमेंट किए, जो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी थी उस हिसाब से एक्सपेरिमेंट किए, उसी हिसाब से उन्होंने क्या किया? एटॉमिक मॉडल थ्योरी निकाली। ठीक है, सबसे पहले डाल्टन आए 1808 में। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी। एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने क्या बोला? मैटर जो है, सारे मैटर किससे बने हैं? छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल से बने हैं, उसे हम बोलेंगे एटम्स। और जॉन डाल्टन ने सबसे पहली साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी थी। ठीक है, यानी जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है वो है तो वही, लेकिन इन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेन किया। ठीक है, उन्होंने आगे बताया कि जो भी मैटर है उनकी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? एटम्स है। और डाल्टन के हिसाब से एटम आगे ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। ठीक है, ये उन्होंने बताया। अब जैसे जैसे आगे टेक्नोलॉजी बढ़ी, उसी हिसाब से ये जो एटॉमिक थ्योरी है ये करेक्ट होती गई, ठीक होती गई। यानी पुराने टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी उसके हिसाब से क्या किया? एटॉमिक थ्योरी निकाली। अब इसे हम पूरी तरीके से गलत भी नहीं बोल सकते, पूरी तरीके से सही भी नहीं बोल सकते, यानी आधा अधूरा ज्ञान था। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई वैसे वैसे इन चीजों को दोबारा क्या किया गया? टेस्ट किया गया। फिर उनके बेस पे आगे जो थ्योरी निकली वो सही होके निकली पहले के कंपैरिजन में, यानी कि वो भी पूरी तरीके से सही नहीं है।
यानी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे क्या होगा, पुरानी थ्योरी में बदलाव होते रहेंगे और उसे करेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, फिर रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता चला। क्या होता है रेडियो एक्टिविटी? सम एलिमेंट्स वर फाउंड टू एमिट इनविजिबल एनर्जी एंड पार्टिकल्स। ये देखा गया कि कुछ एलिमेंट्स यानी कुछ सब्सटेंस क्या कर रहे हैं, इनविजिबल एनर्जी और पार्टिकल्स को निकाल रहे हैं। उसी फिनोमिना को बोल दिया रेडियो एक्टिविटी। जैसे हमारी बॉडी भी क्या करती है, एनर्जी एमिट करती है। जैसे ठंडियों में हम क्या करते हैं, कंबल वगैरह ओढ़ के लेटते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद कंबल गर्म हो जाता है, 1-2 घंटे बाद कंबल गर्म हो जाता है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से हुआ, क्योंकि हमारी बॉडी भी कुछ एनर्जी रिलीज कर रही है। तो उन्होंने उस फिनोमिना को जिसमें वो एलिमेंट इनविजिबल एनर्जी निकाल रहे हैं और पार्टिकल्स निकाल रहे हैं, उसको बोल दिया रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी से ये प्रूव किया गया कि जो एटम्स है वो नॉट इंडिविजिबल है, यानी एटम्स को भी फर्दर डिवाइड करा जा सकता है, यानी एटम्स भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने हैं। तो उन स्मॉल पार्टिकल्स को क्या बोल दिया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब धीरे धीरे करके क्या होगा, इन एटॉमिक थ्योरी में बदलाव आएंगे और उसी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब आए जे थॉमसन। जे थॉमसन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे 1897 में। वे स्टडी करना चाहते थे इलेक्ट्रिक करंट की कंडक्शन को थ्रू गैसेस एट वेरी लो प्रेशर। तो उन्होंने क्या किया, एक ग्लास ट्यूब ली, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड प्लेट यूज करी। एक प्लेट को उन्होंने कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल से, जिसे उन्होंने बोल दिया कैथोड। एक प्लेट को उन्होंने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से, जिसे उन्होंने बोल दिया एनोड। इसके अंदर जो प्रेशर था वो किया गया बहुत ज्यादा कम बाय वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप से प्रेशर को बहुत कम कर दिया और इन्होंने क्या किया, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई वहां पे करी। उन्होंने देखा कि कैथोड से एक रे निकल रही है और एनोड की तरफ जा रही है। इस रे को उन्होंने बोल दिया कैथोड रे। थॉमसन ने कैथोड रे को स्टडी किया इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में। उन्होंने बाद में बताया कि ये जो कैथोड रे है ये किससे बनी है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। बाद में इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को बोल दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो एटम के मास से बहुत ही ज्यादा कम होता है, ये उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि जो कैथोड रे का नेचर है वो कैथोड और गैस जो ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सारे एटम्स किससे बने हैं, इलेक्ट्रॉन से बने हैं। यानी एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो कितना है, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या होता है, चार्ज को मेजर करने की एक यूनिट है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज प्रेजेंट है और कन्वीनियंस के लिए उसे बोल दिया -1, ताकि कैलकुलेशन वगैरह करें तो हम सीधा ऐसे हम नंबर यूज कर ले। जैसे अगर 2 चार्ज है या 2 इलेक्ट्रॉन है तो -2, बाद में हम उसे क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करके एक्चुअल चार्ज निकाल लेंगे। तो इसलिए उन्होंने ऐसे करके कन्वीनियंस के लिए यूज किया। ठीक है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया जब हम एटम को या फिर किसी भी मैटर को छूते हैं तो हमें करंट तो लगता नहीं जब तक हम क्या ना करें, वहां पे वोल्टेज अप्लाई ना करें। तो इसका मतलब एटम्स क्या है, न्यूट्रल, और उसके अंदर अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो उन्होंने ये बोला कि जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं या एम्बेडेड है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है। जैसे ये एक स्फीयर है, इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी फैले हुए हैं। ठीक है, ऐसे करके ये पॉजिटिव चार्ज है और इसी के अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है या डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यानी एक पॉजिटिव स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए एटम क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, उनके इस मॉडल को प्लम पुडिंग से या फिर वाटरमेलन से भी कंपेयर किया गया। कैसे, जो प्लम पुडिंग होती है एक तरीके का केक टाइप होता है, उसके अंदर प्लम्स होते हैं, यानी ये कह लो चॉकलेट्स के वो छोटे छोटे जो दाने होते हैं वो होते हैं। तो प्लम पुडिंग को कंपेयर किया गया थॉमसन के मॉडल से। पुडिंग को बोल दिया उन्होंने पॉजिटिव स्फीयर और जो प्लम यहाँ पे प्रेजेंट है उसको बोल दिया उन्होंने नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही वाटरमेलन को कंपेयर किया इससे
कि जो रेड पल्प है वो तो है पॉजिटिव स्फीयर, और जो इसके अंदर बीज प्रेजेंट होते हैं वो क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे उन्होंने कंपेयर किया और समझाया, ठीक है। और उन्होंने ये बताया कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। लिमिटेशन क्या थी थॉमसन के मॉडल की, जो थॉमसन ने मॉडल दिया कि एक पॉजिटिव स्फीयर में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, ठीक है, ये इन्होंने बता दिया। बाद में जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखी गई या एक्सपेरिमेंट किए गए, तो थॉमसन का मॉडल सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था एटम के स्ट्रक्चर को, ठीक है। जैसे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, उसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और स्पेशली उन एक्सपेरिमेंट की बात चल रही है यहाँ पे जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड था, ठीक है, उन्हें सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया थॉमसन का मॉडल। तो ये क्या थी, लिमिटेशन। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट हुआ, इसमें क्या हुआ, 1911 में गेगर एंड मार्स्टन, जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, यही मान लो, तो ये दोनों इनके अंडर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने एक बहुत ही पतली गोल्ड फॉइल ली 100 नैनोमीटर की। उन्होंने इस गोल्ड फॉइल से बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को पास किया, बहुत ही नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को पास किया। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अभी आप क्या समझो, हीलियम होता है, एक एटम है हीलियम, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, He पॉजिटिव पॉजिटिव। भाई 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 प्रोटॉन भी होंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। आगे हम देखेंगे प्रोटॉन के बारे में। तो 2 पॉजिटिव चार्ज बचेंगे, तो इसी हीलियम 2 पॉजिटिव को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की बहुत ही पतली बीम को पास कराया। उनका क्या मतलब थिंकिंग थी, क्या करना चाहते थे, क्या देखना चाहते थे, वो ये एज्यूम कर रहे थे कि अल्फा पार्टिकल्स जो है उन्हें सीधा निकल जाना चाहिए गोल्ड फॉइल से। अगर थोड़ा बहुत भी डिफ्लेक्ट होगा तो बिल्कुल छोटे से एंगल से होगा, ठीक है। ये उन्होंने मान रखा था कि अगर थॉमसन का मॉडल सही है तो ऐसा होना चाहिए कि सारे पार्टिकल्स कैसे जाएंगे, सीधे, या फिर थोड़ी बहुत डिफ्लेक्शन से वो क्या करेंगे, अपना एंगल चेंज कर देंगे। लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले गए, ठीक है, ये तो होना ही चाहिए था। सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, कुछ पार्टिकल्स जो है वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, ये भी उन्होंने सोच रखा था कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये जो 2 पॉइंट है इसने उन्हें कंफ्यूज कर दिया। वेरी अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक, और बहुत ही कम पार्टिकल्स क्या हो गए, वापस आ गए पूरे के पूरे, यानी 180 डिग्री से उन्होंने एंगल क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। तो जैसे ये गोल्ड फॉइल बीच में है, ऐसे अल्फा पार्टिकल्स आए तो आप देख रहे हो कि ज्यादातर क्या हो रहे हैं, सीधे सीधे पास हो रहे हैं, और ये तो बहुत ही ज्यादा एंगल से क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, और ये थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं दोनों। अब पता कैसे चला कि डिफ्लेक्शन हुई है, यहां पर उन्होंने लगाई थी जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन। जिंक सल्फाइड क्या करता है, जब भी अल्फा पार्टिकल्स इन पे पड़ते हैं तो वो लाइटनिंग करता है, मतलब छोटी सी आपको लाइटनिंग दिखती है, तो इसलिए लगाया था। भाई पता भी तो चलना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल्स कैसे जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया। अब ये सारे उन्होंने ऑब्जर्व करा, और जो ये डिफ्लेक्शन हुई अल्फा पार्टिकल्स को, उन्होंने बोल दिया ये क्या है, स्कैटरिंग है, और इसी वजह से इस एक्सपेरिमेंट का नाम अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी पड़ गया, ठीक है। यानी गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या फिर अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये उनका नाम पड़ गया, ठीक है। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से करी कुछ ऑब्जर्वेशन, उन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उन्होंने क्या किया, कंक्लूजन में एटॉमिक मॉडल निकाला, उसी को हमने बोल दिया रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। उन्होंने अपने मॉडल में बताया एन एटम हैज स्मॉल डेंस एंड पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर, कि एटम के सेंटर पे एक न्यूक्लियस है जो बहुत ही छोटा है और बहुत ही ज्यादा डेंस, वहां पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, यह उन्होंने बताया। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये उन्होंने किसके बेस पे बताया, कि अल्फा पार्टिकल जो है बहुत ही बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे थे या बाउंस बैक कर रहे थे, तो इसका मतलब एटम के बीच में पॉजिटिव चार्ज है। थॉमसन मॉडल ने बोला था कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे में फैला हुआ है एटम के, लेकिन इन्होंने जो ऑब्जर्व किया उसके हिसाब से जो पॉजिटिव चार्ज है वो बिल्कुल
छोटे से पॉइंट साइज में होना चाहिए एटम के कंपैरिजन में। यानी एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, वहां पे डेंस पॉजिटिव चार्ज है। इसी वजह से जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बाउंस बैक कर गए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, और एटम में ज्यादातर स्पेस जो है वो खाली है, क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स क्या कर गए, सीधा सीधा पास कर गए बिना डिफ्लेक्शन के। तो इसी वजह से उन्होंने बोला कि एटम के पास बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस है। द न्यूक्लियस कंटेन्स ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम। यानी न्यूक्लियस के पास सारा पॉजिटिव चार्ज है, और जो एटम का मास है वो सबसे ज्यादा कौन कंटेन करता है, न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज भी है और एटम का मैक्सिमम मास भी है। हमने देखा था इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल खत्म होता है मास, मतलब बिल्कुल ना के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में जो एटम का मास है वो बहुत ज्यादा होता है, या फिर ये कह लो एटम के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही ज्यादा कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास या फिर एटम का मास किसके पास है, न्यूक्लियस के पास, यानी कि उन पॉजिटिव चार्ज के पास, ऐसा रदरफोर्ड ने बोला। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि मास कौन कौन ज्यादा रखता है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। और जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जैसे एक प्लैनेट सन के अराउंड करता है। जैसे यहाँ पे बीच में क्या है, न्यूक्लियस, और ऐसे क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इसी वजह से इस मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल ऑफ द एटम भी बोला गया। इतना क्लियर हो गया, इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। अब आइंस्टाइन ने एटम का डायमीटर बता रखा था 10 to the power -10 मीटर। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का डायमीटर बताया 10 to the power -15 मीटर, यानी 1 लाख कम है एटम के डायमीटर से, यानी 1 लाख टाइम्स कम है न्यूक्लियस का डायमीटर एज कंपेयर टू एटम। ये रदरफोर्ड ने ये चीज बताई। ये तो आइंस्टाइन ने बता रखा था कि 10 to the power -10 मीटर एक एटम का डायमीटर है। न्यूक्लियस का डायमीटर रदरफोर्ड ने बता दिया 10 to the power -15 मीटर। अब जो हमने गोल्ड फॉइल लिया था वो था 100 नैनोमीटर। ठीक है, अब 100 नैनोमीटर में कितने एटम होंगे गोल्ड के, तो क्या करोगे आप, एटम के डायमीटर से डिवाइड कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कट के 1000। यानी जो उन्होंने गोल्ड फॉइल लगाई उसमें कितने एटम लगे हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं ना एटम गोल्ड के ऐसे, तो ये ऐसे कितने लगे हुए हैं, 1000 लगे हुए हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थॉमसन्स मॉडल पॉजिटिव चार्ज वाज स्प्रेड यूनिफॉर्मली। थॉमसन मॉडल के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में है, सो लार्ज डिफ्लेक्शन और बाउंसिंग बैक ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा एक्चुअल में होता तो अल्फा पार्टिकल्स लार्ज एंगल से या फिर पूरे के पूरे बाउंस बैक नहीं करते किसी भी हालत में। तो यानी ये क्या है, लिमिटेशन है थॉमसन मॉडल की। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, अब प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। रदरफोर्ड ने ही बताया कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के अंदर कुछ पार्टिकल्स की वजह से है। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस खुद एक पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स हैं जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। ठीक है, उन्हें उन्होंने बोल दिया प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ही ज्यादा हैवियर है। कितने हैवियर है, 1836 टाइम्स हैवियर है इलेक्ट्रॉन के मास से। अगर इसका 1 है मास, मतलब यूनिट नहीं बता रहा मैं, इसका 1 है तो प्रोटॉन का 1836 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम में बराबर होते हैं, तभी एक एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यह भी उन्होंने बता दिया कि प्रोटॉन में जितना चार्ज है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन में है, यानी कि एटम जो है वो न्यूट्रल है। मतलब प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल है, बस क्या फर्क है उसमें, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और चार्ज की वैल्यू दोनों में सेम है। और एटम के अंदर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, यानी कि एटम क्या है, न्यूट्रल है। ये रदरफोर्ड ने बताया। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उनमें कुछ लिमिटेशंस थी, यानी कि
वो कुछ चीजों को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए वो? रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, यानी एटम की स्टेबिलिटी रदरफोर्ड के मॉडल के द्वारा नहीं एक्सप्लेन हुई। अब क्यों नहीं हुई? अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। भैया रदरफोर्ड के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये उन्होंने बताया था अपने मॉडल में। अब पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ चेंजेस इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, सो इट इज एक्सेलरेटिंग। जब भी एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो यानी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी या स्पीड, जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, वो सेम भी है, तब भी क्या हो रहा है? डायरेक्शन तो चेंज हो रही है सर्कुलर पाथ में। ये आपने देखा था फिजिक्स के चैप्टर में। तो यानी कि अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है वो एक्सेलरेटिंग है। यानी इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे? एक्सेलरेटिंग पार्टिकल है। ठीक है, एन एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल शुड लूज एनर्जी, और जो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स है यानी इलेक्ट्रॉन, उसे एनर्जी को लूज करना पड़ेगा। भाई वो एक्सेलरेशन कर रहा है तो यानी एनर्जी लूज होगी। Therefore, the electron should lose energy, spiral inward and fall into the nucleus. तो क्या होना चाहिए? जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज कर रहा है तो वो स्पाइरल की तरह अंदर घूमेगा और फाइनली न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। लेकिन एक्चुअली में ऐसा तो होता नहीं। अगर होता तो एटम जो है वो कोलैप्स हो जाता। भाई जब एक न्यूक्लियस है, इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो ऐसे घूम रहा है, भी दिखाऊंगा, ये ऐसे करके घूम रहा है, तो ये घूमेगा अंदर की तरफ, स्पाइरल बनाएगा, क्योंकि ये एक्सेलरेटिंग पार्टिकल है। अब फाइनली ये घूमते घूमते कहां चला जाएगा? न्यूक्लियस में। जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटिंग होता है या एक्सेलरेशन होता है उसके पास, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वो एनर्जी लूज करेगा और एनर्जी लूज करते करते अंदर की तरफ स्पाइरल बनाएगा और फाइनली न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। तो यानी कि एटम को कोलैप्स हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं। यही चीज हमारे रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो यही क्या थी? लिमिटेशन। अब आया बोर्स मॉडल ऑफ द एटम 1913 में, और ये जो नील्स बोर है ना, ये रदरफोर्ड के ही स्टूडेंट थे। इन्होंने इसके बारे में स्टडी किया। इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। जो एक इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। ईच सेल हैज अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाई सेल आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल। और ये जो सेल है, जिस सेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसके पास डेफिनेट या फिर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। इसी वजह से इन सेल को एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। जैसे आपको बीच में क्या दिख रहा है? न्यूक्लियस, और ये क्या है? ये सेल है या फिर एनर्जी लेवल है। इसे डिनोट करते हैं फर्स्ट वाले को K से या 1 से, सेकंड को L से या 2 से, थर्ड को M से या 3 से, 4 को N से या 4 से, और ऐसे ही अगर आगे और सेल होंगे तो आगे अल्फाबेट बढ़ेगा या फिर नंबर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन एनर्जी लेवल्स का या फिर सेल्स का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट बिटवीन टू सेल्स। उन्होंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ इसी सेल के रास्ते में क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहां पर बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा, यहां पर बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा, यानी सेल के बीच में नहीं पाया जाएगा। जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हो तो या तो आप ऊपर वाली सीढ़ी पे हो या नीचे वाली सीढ़ी पे, ऐसा तो नहीं है कि बीच में हवा में लटके हो कहीं। तो ऐसा ही इलेक्ट्रॉन दो सेल के बीच में नहीं पाया जाएगा। कहां मिलेगा? ये सेल में मिलेगा या फिर पर्टिकुलर ऑर्बिट में मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज एनर्जी इन अ फिक्स्ड सेल, दिस इज व्हाई द इलेक्ट्रॉन डज नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अब जो इलेक्ट्रॉन है जो इस फिक्स्ड सेल में है, जिसके पास फिक्स्ड एनर्जी है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाएगा, यानी कि एटम कोलैप्स नहीं होगा। ये इन्होंने बताया।
एनर्जी इंक्रीजेज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी इन सेल की क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो ये जो यहां पर इलेक्ट्रॉन है दूसरे वाले सेल में, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी पहले वाले से। या फिर ये कह लो इस एल सेल में जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी किससे, के सेल से। या इस एम सेल में जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी एल से और के सेल से। ठीक है, यानी जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी सेल की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर बाय एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग अ फिक्स्ड एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें भी आ सकता है, इसमें भी, इसमें भी। लेकिन कब आएगा, जब फिक्स्ड एनर्जी वो लूज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो जाएगा बाहर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ रही है तो इसका मतलब वो कहां जाएगा, सेल के आउटर की तरफ जाएगा, यानी न्यूक्लियस से दूर जाएगा। क्योंकि न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो सेल की एनर्जी बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन की भी बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो जाएगा न्यूक्लियस से दूर, और जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज कर देगा तो वो न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। क्लियर हो गया। ईच सेल कैन कंटेन सर्टेन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। ये एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, उन्होंने बताया कि एक सेल में कुछ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि कौन से सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो अभी बस आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ईच सेल कैन कंटेन सर्टेन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, यानी कुछ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ही उसके अंदर आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, तो आई होप इतना आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे जो बोर्स मॉडल है ये भी आगे की एक्सपेरिमेंट जो आगे टाइम पे हुई वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसी वजह से आगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया जो आपके सिलेबस में है नहीं। तो यानी कि बोर मॉडल भी एग्जैक्ट करेक्ट नहीं था। तो हुआ क्या, धीरे धीरे साइंटिस्ट आए, अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया और ये जो एटॉमिक मॉडल है वो पहले से बेहतर होता चला गया। ठीक है, और लास्ट में जो अभी चल रहा है वो क्या है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है नहीं वो पढ़ोगे आप 11th-12th में, वो भी थोड़ा सा ही पढ़ोगे, वो भी ज्यादा नहीं पढ़ोगे। ठीक है, कॉलेज के टाइम पे और ज्यादा पढ़ोगे। आ गया समझ में। तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपसे एक सवाल है, अगर आपने सबसे पहले जिसने वो कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर दिया तो उसे मैं दूंगा 100 रुपए। वो भाई अपना पेटीएम या फिर फोन पे जो भी है वो मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे चैनल के लिंक में आपको इंस्टाग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पे मेरे को मैसेज करके जो भी सबसे पहले जवाब देगा उसकी कह रहा हूं मैं, वो जैसे ही सबसे पहला आंसर देगा वो मेरे को मैसेज करे, अपना स्क्रीनशॉट दिखाए और अपनी ईमेल दिखाए कि हाँ भाई उसने उसी ईमेल से मैसेज किया है। ठीक है, मतलब यूट्यूब पे मैसेज किया है, तो उसे जो भी वो बारकोड भेजेगा या नंबर भेजेगा तो उस पर मैं 100 रुपए ट्रांसफर कर दूंगा। अब ये 100 रुपए आपको खाने के लिए नहीं है, आप चाहो तो 20-30 रुपए का खा भी सकते हो, बाकी जो पैसे है आपको लगाने स्टेशनरी या फिर जो भी आपके यूजफुल चीजें आ सकती है उस पर यूज कर सकते हो। ठीक है, सवाल है कि अगर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स की जगह नेगेटिव पार्टिकल्स ले लेते तो क्या होता, क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।